मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनेशा आईएएस में। आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आरएनए के स्ट्रक्चर के क्लासेस पिछली बार मैं ले चुका हूं। आज क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे, जो आपके मिटोसिस, मियोसिस, प्रोटीन संश्लेषण इत्यादि को समझने में, डीएनए रेप्लिकेशन इत्यादि को समझने में इसका भी कहीं ना कहीं आपको योगदान हमेशा देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम को समझने के लिए पहले ये देख लीजिए कि एक सेल है। सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस है, उसका केंद्रक है। केंद्रक में ही जीवन के सारे राज छुपे हुए हैं। ये आपका जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसी में आपका होता है धागा नुमा आकृति होता है। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे, क्रोमोसोम ही नहीं समझेंगे, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, क्रोमैटिन में क्या डिफरेंस होता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। डीएनए को समझने का प्रयास करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जीन को समझने का प्रयास करेंगे, अलील को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम के टाइप्स, बाइवैलेंट क्रोमोसोम क्या होता है, टेट्राड किस सिचुएशन में बनता है, इन सभी के बारे में एक सिंपल जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, जिससे सेल डिवीजन एवं अन्य टॉपिक्स में आपको मदद प्राप्त होगी, है ना। जो एक आधार बनेगा आपका मिटोसिस एंड मियोसिस का भी। तो अगले क्लास में हम लोग जो है सेल साइकिल के बारे में स्टडी करना शुरू कर देंगे, जो आपके सिलेबस में सीधा सीधा वहाँ से पॉइंट्स मिलने लगेंगे। ये बेसिक क्लास है, फिर बेसिक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, दिया जाएगा, इससे भी लास्ट ही समझिए। तो अंदर जो आपका धागा नुमा आकृति अंदर देखा जाता है ना, उसको कहा जाता है क्रोमैटिन। जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो धागा नुमा आकृति जो है वह यानी कि संघनित होने लगता है, कंपैक्ट होने लगता है, कंडेंसेशन इसका होने लगता है ना। यह एक आकृति के रूप में बदलने लगता है, समझ गए ना। इसको जो है जब पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है तो क्रोमैटिड कहा जाता है, और जब पूरी तरीके से आकृति डेवलप हो जाता है तो इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। क्लियर। तो क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम लगभग एक ही मान के चलिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन करने का नहीं ज़रूरत है। केवल क्रोमोसोम जो है कंप्लीट डेवलप्ड पार्ट को मान सकते हैं, है ना। क्रोमैटिड उसके ठीक वाले सिचुएशन को कहा जाता है, लेकिन क्रोमोसोम के जो ब्रांचेस बन जाते हैं उसको भी क्रोमैटिड की संज्ञा दी जाती है, इसको याद रखेंगे। यहाँ से हम लोग क्रोमोसोम का स्टडी को शुरू करते हैं। तो क्रोमोसोम से ही इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए थोड़ा सा, ये जो आपका पॉइंट्स है ना, जहाँ पर मिलन पॉइंट है, इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर, जहाँ पे दोनों मिलते हैं। ये है आपका काइनेटेकोर। क्लियर। ये प्रोटीन का लेयर होता है सेंट्रोमियर के ऊपर, इसी से स्पिंडल फाइबर निकला करता है। ठीक है, इससे स्पिंडल फाइबर आपका निकला करता है, जो सेल डिवीजन के दौरान जो है आपका जुड़ता है। स्पिंडल फाइबर निकलता नहीं, जुड़ता है ना। जो सेल डिवीजन के दौरान जो है आपकी उत्पत्ति होती है सेंट्रोसोम से, उसको बाद में समझेंगे। इसके पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। ये जो आपके पार्ट हैं, ऐसा नहीं कि सभी पार्ट से आपका फंक्शन क्रोमोसोम का होता है, कुछ पार्ट में आपका फंक्शन होता है ना, उसको कहा जाता है ये फ्यू क्रोमैटिन। क्लियर। और जिस पार्ट से फंक्शन नहीं होता है वो बहुत ही कम्पैक्ट पार्ट होता है, इसको कहा जाता है हेट्रोक्रोमैटिन। क्लियर।
तो काइनेटोकोर हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों को जरूर याद कीजिएगा, इसको बस समझ लीजिए, याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन काइनेटोकोर और सेंट्रोसोम आपको याद होना चाहिए कि क्या है। तो एक आपका सिंपल जो इसका संरचना है वो आपको पता चल गया। इससे आगे जो आपको जानकारी रहनी चाहिए, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम से ही आपका डीएनए बनता है ना। जो धागे नुमा आकृति को अगर आप बाहर निकाल देते हैं, है ना, तो इसकी लंबाई जो है एक सेल के अंदर 2 मीटर, ऐसे ऐसे खरबों सेल हैं हमारे शरीर में, ऐसे ऐसे खरबों सेल हैं। एक सेल के अंदर जो अंदर क्रोमेटिन की धागा नुमा आकृति होती है, उसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर है। इसी के जब बहुत सारे टुकड़े आप कर देंगे, है ना, तो हेलिक्स मॉडल में जो आता है ये डीएनए कहलाता है। क्लियर? यानी कि क्रोमोजोम से ही आपका डीएनए बनता है। और डीएनए के कुछ फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, है ना। सारे पार्ट्स जो हैं फंक्शन नहीं करते हैं, प्रोटीन निर्माण के लिए आगे मैटर को नहीं बढ़ाते हैं। कुछ ही पार्ट्स जो है आपका प्रोटीन निर्माण के लिए मैटर को आगे बढ़ाते हैं, है ना, एमआरएनए को उत्पन्न करने के लिए। तो इसको कहा जाता है फंक्शनल जोन हो गया, जिससे जीन कहा जाता है। यानी कि डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, जिससे एमआरएनए वगैरह बनने की संभावना रहती है। क्लियर? तो एक डीएनए में आपका 30,000 तक जीन हो सकता है ना। एक डीएनए में कितने टाइप्स के जीन हो सकते हैं? 30,000 के अप्रॉक्स जीन हो सकते हैं। इन जीन के आधार पर ही जो भी मानव में हेरिडिटरी गुण देखते हैं, माता पिता के गुण देखते हैं, तो आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण क्रोमोजोम के द्वारा ही होता है। लेकिन किसका वो सहायता लेता है? जीन का हेल्प लेता है। क्लियर? आगे देखिए, आप समझे, यहाँ क्रोमोजोम हो गया, क्रोमोजोम से डीएनए हो गया, डीएनए का फंक्शनल पार्ट जीन हो गया, है ना। जीन जो है 50% किसी भी जीव में माता से और 50% पिता से जाता है। ठीक है? इसलिए जीन जो होते हैं हमेशा पेयर में रहते हैं, एक ही गुण के लिए, है ना। चाहे कलर हो, चाहे बनावट हो, चाहे आपका बाल का कलर हो, चमड़ा का कलर हो, या फिर आवाज़ हो, या कोई भी चीज़, कोई भी गुण, ठीक है, सभी गुणों का निर्धारक कौन होता है? जीन होता है। ये जीन जो है एक कहाँ से प्राप्त होता है? माता से, एक पिता से। अगर ये दो जोड़ एक पेयर्स में जो जीन है, किसी एक जीन को आप लीजिए तो उसको कहा जाता है अलील, है ना। उसको क्या कहा जाएगा? अलील। अब समझ गए होंगे। यानी कि सेल में आपका क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम से डीएनए बना, डीएनए से जीन बना। जीन जो है हमेशा एक पेयर्स में रहता है, उसी के एक पार्ट को अलील कहा जाता है ना। जीन के बारे में हल्का सा और थोड़ा सा जान लीजिए। एक मदर से आता है एक अलील, दूसरा अलील किससे आता है? फादर से आता है। ये DR, RD, DD, RR रह सकता है। D फॉर डोमिनेंस, R फॉर रिसेसिव,
कलर को ही लेते हैं, रंग को ही लेते हैं। अगर मदर का आपका है और डोमिनेंस है मदर का कलर, है ना, तो जो नया बच्चा का जन्म होगा वह मदर के कलर में चला जाएगा। रिसेसिव का अर्थ होता है निष्प्रभावी, अप्रभावी, क्लियर। और पिता का अगर कलर वाला मैटर जो है वह रिसेसिव में है तो उसके कलर को नहीं लेगा। लेकिन अगर मदर का कलर रिसेसिव है और फादर का कलर जो है डोमिनेंट है तो किसका कलर ले लेगा आने वाला बच्चा? निश्चित रूप से इस एलील का कलर लेगा, फादर का एलील का कलर लेगा। उसी तरीके से अगर दोनों डोमिनेंट है तो दोनों का कुछ मिक्स कलर होगा, एक गोरा है काला है तो दोनों के बीच का कुछ कलर होगा। अगर दोनों डोमिनेंट हुआ, दोनों रिसेसिव है तो कोई भी कलर हो सकता है, दोनों का प्रभाव नहीं होगा। सिर्फ कलर के मामले में नहीं, कोई भी गुण के मामले में, है ना, आवाज़ हो, नाक का आकार हो, आँख का कलर हो, है ना, कुछ भी, तो कोई और भी कलर हो सकता है अगर दोनों रिसेसिव की सिचुएशन आती है। तो ये आपका अलील यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम से डीएनए, डीएनए, एक डीएनए में 30,000 तक जीन हो सकते हैं। जीन जो हमेशा पेयर्स में होते हैं, जिसमें एक पेयर मदर से आते हैं, एक पेयर फादर से आते हैं। क्लियर हो गया। और ये दोनों जीन जो हैं डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं। स्ट्रक्चर पर आते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम जो है यह 60% प्रोटीन से बना है, 40% डीएनए से बना है। प्रोटीन जो है आपका हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसमें कुछ नहीं करना है, ये 50% है, ये 10% है इस 60 में, है ना। हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन जो गोलाकार होता है उस पर जीन जो है बंधा हुआ, डीएनए जो है बंधा हुआ रहता है। डीएनए भी धागा के ही रूप में होता है, वही क्रोमोजोम का विस्तारित रूप है, उसी का टुकड़ा है ना, क्रोमोजोम का, है ना, तो भी धागा के रूप में ही बंधा हुआ रहता है। तो अगर कहा जाए डीएनए और क्रोमोजोम में तो डिफरेंस क्या है, तो क्रोमोजोम जो हुआ हिस्टोन प्लस डीएनए, जबकि डीएनए अकेले डीएनए है ना। अगर हिस्टोन को बाहर कर दीजिएगा तो सिर्फ डीएनए बचेगा। तो उन धागाएं, जब धागाएं हिस्टोन के साथ उलझी हुई रहती हैं तो उससे कहा जाता है क्रोमोजोम या क्रोमैटिड। क्लियर। रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का अर्थ हो गया फोटोकॉपी, उसी तरीके से आपका क्रोमोजोम का भी रेप्लिकेशन हो जाता है। इट मीन्स जब डीएनए बटेगा तो क्रोमोजोम भी बट गया। तो सेल डिवीजन जब होने वाला होता है तो यह जरूरी हो जाता है कि हर चीज़ जो है डबल हो जाए, है ना, ताकि दोनों पार्ट में जो है सारे ऑर्गेनल्स जो सेल के हैं वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाए और नए सेल क्रिएट करें, है ना। ये 2n वाले केस में मैं बता रहा हूँ, है ना, सोमैटिक सेल जिसको दैहिक कोशिकाएं कहा जाता है। इसको समझिए, एक आपका क्रोमोजोम है जिसमें बीच में सेंट्रोमेयर है और काइनेटोकोर है। प्रोटीन का लेयर जो है सेंट्रोमेयर के चारों ओर, जहाँ पर स्पिंडल फाइबर आकर के मिलता है। आफ्टर रेप्लिकेशन क्या होता है, 2 पार्ट में बट जाता है ना। अलग अलग क्रोमेटिड हो गए, एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, एक आपका क्रोमोजोम हो गया। क्लियर। तो रेप्लिकेशन के बाद होता है क्रोमोजोम जो है हमेशा
पेयर्स में होते हैं माता पिता से आने के कारण, तो जब रेप्लिकेट भी करेंगे तो पेयर्स में ही करेंगे। ध्यान से देखिए इसको, बीच में वही है ना, काइनेटोकोर एंड सेंट्रोमियर। एक मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है। क्लियर? एक मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है। इसलिए किसी भी बच्चे में आप देखते हैं माता और पिता दोनों के गुण स्पष्ट रूप से आपको दिखेंगे चेहरा में, आवाज़ में, रंग में, है ना, बालों के कलर, आँखों के कलर, स्किन का जो आपका वर्ण है, रंग है। तो हर जगह आप देखेंगे माता पिता के बच्चे जो हैं मिक्सिंग होते हैं, बोलचाल वगैरह, व्यवहार वगैरह, हर चीज़ में आप देखेंगे। तो एक मदर से आते हैं, एक फादर से आते हैं, एक मदर से, एक फादर से। बहुत सिंपली लेना है, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही पढ़िए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो मदर वाला सेक्शन है, ये फादर वाला सेक्शन है, तो दो टुकड़ा में बट चुका है ना। इसको कहा जाता है समजात। क्या कहा जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चाहे मदर का हो या फादर का हो, लिंग जरूर विपरीत है, लेकिन है तो आदमी का ही ना, है ना। इसलिए समान प्रजाति के हैं, इसलिए इसको कहा गया होमोलोगस, समजात। क्लियर? ये दोनों क्या हुए? समजात हुए। लेकिन ये दो टुकड़ा जो है आपका, है ना, नीचे जो आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिन। ठीक है? लेकिन जब दूसरा वाला आप लीजिएगा, एक मदर वाला, एक फादर वाला, तो इसको कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिन, क्रोमेटिड भी बोल सकते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? एक माता वाला लीजिएगा, एक पिता वाला, आफ्टर रेप्लिकेशन, तब वो होगा नॉन सिस्टर्स। और एक ही, या तो माता का दोनों ले लीजिए तो सिस्टर्स, दोनों पिता का ले लीजिए तो भी क्या होगा? सिस्टर्स। लेकिन ये दोनों चूंकि मानव प्रजाति के ही हैं, चाहे लिंग क्यों ना अलग हो, लेकिन प्रजाति सेम है ना, दोनों का प्रजाति तो सेम है ना, इसलिए इसको कहा जाता है समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? सिस्टर्स, नॉन सिस्टर्स, है ना। आफ्टर रेप्लिकेशन क्या होता है? ये हमेशा पेयर में रहते हैं, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। सिस्टर्स, नॉन सिस्टर्स को स्पेशल केयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मियोसिस में आपका यही नॉन सिस्टर्स, यानी कि माता और पिता से जो आपके गुणसूत्र आते हैं, उनके बीच क्रॉसिंग ओवर होता है ना, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र होने के कारण जो एक नई सिचुएशन बनती है, जिसके कारण जो नए बच्चे जन्म लेते हैं भविष्य में, है ना, तो उनमें माता और पिता दोनों के गुणों का समावेश होता है। ये मियोसिस से ही संभव हो पाता है। क्लियर? मिटोसिस से संभव नहीं होता है, क्योंकि मिटोसिस में क्रॉसिंग ओवर जैसी क्रियाएं नहीं होती हैं। क्लियर? वो बस जैसा सेल है सेम टू सेम बन जाता है मिटोसिस में, समसूत्री विभाजन में। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता है। पूरी तरह से एक नए गुण वाले सेल बनते हैं, जिसमें माता और पिता दोनों का प्रभाव होता है। वो कैसे होता है वह सेल डिवीजन में समझिएगा। अब चलिए लास्ट जो है आपका सेल का टाइप्स है। सॉरी, क्रोमोसोम टाइप्स। देखिए, जब आफ्टर रेप्लिकेशन का ये आपका डायग्राम है ना, जब एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, है ना,
तो ये सिस्टर्स हैं आपस में, है ना। ये जब बीच में एकदम सेंट्रोमियर कहाँ पर रहेगा, काइनेटोकोर ठीक बीच में रहेगा, तो इसको कहा जाता है मेटासेंट्रिक। जब बीच में नहीं रह के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, देख रहे हैं ना क्रोमेटिड, तो इसको सब मेटासेंट्रिक कहा जाता है। जब बहुत ऊपर रहेगा, हल्का सा खाली दिखते रहेगा, है ना, सेंट्रोमेयर काफी ऊपर रहेगा, इसको एक्रोसेंट्रिक। एक्रो का अर्थ भी बहुत ऊंचा होता है ना। अगला जो केस है, एकदम ऊपर, ये दोनों लटका हुआ है, टेलोसेंट्रिक। ये 4 टाइप्स के आपके क्रोमोजोम होते हैं। ओके, मेटासेंट्रिक, सबसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। क्लियर हो गया होगा। मुख्य रूप से हमारा काम इसी का होता है ना, मेटासेंट्रिक का। जहां तक मानव में क्रोमोजोम की संख्या की बात है ना, तो क्रोमोजोम का नंबर जो होता है आपका 23 पेयर्स होते हैं, है ना। उसमें 22 पेयर्स जो होते हैं एलोसोम कहा जाता है। सामान्य गुणसूत्र और एक पेयर जो होते हैं सॉरी, ये ऑटोसोम है, ये एलोसोम कहा जाता है। 6 क्रोमोजोम भी कहा जाता है। XY हो सकता है, XX हो सकता है ना। ये फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए है ना। जो 6 क्रोमोजोम है ये कुछ खास कोशिकाओं में ही निर्माण होते हैं, है ना। यानी कि 6 क्रोमोजोम जो आपके होते हैं कुछ खास कोशिकाओं में ही अवस्थित होते हैं, जिसको स्पर्मोसाइट या ओओसाइट कहा जाता है। स्पर्मोसाइट जो होता है, ऐसे सेल्स जो पाए जाते हैं वो आपके मेल्स में पाए जाते हैं, जबकि ओओसाइट, ओ फॉर ओवरी, है ना, ओओसाइट जो है आपके फीमेल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो आपका विभाजन होता है वह मियोसिस होता है, ठीक है। यह किसका परिणाम है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम है, और ये समसूत्री मिटोसिस विभाजन का परिणाम है। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपका 6 क्रोमोजोम जिसको एलोसोम कहा जाता है और समान गुणसूत्र जिसको ऑटोसोम कहा जाता है, ये दोनों किसका परिणाम है? मिटोसिस एंड मियोसिस का। क्लियर? अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं बाइवेलेंट। टेट्राड, डायड। क्रोमोजोम जो है हमेशा पेयर्स में होते हैं, है ना। एक पेयर को कहा जाता है, क्रोमोजोम के एक पेयर को कहा जाता है बाइवेलेंट, है ना। और जब इस तरीके से बट जाते हैं रेप्लिकेशन के बाद, है ना, तो इसको कहा जाता है डायड। यहाँ पर कितने हुए? एक बाइवेलेंट हुए। डायड कितने हो गए? 2 हो गए। और जब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो इसको टेट्राड कहा जाता है। एक टेट्राड, इट मीन्स बाइवेलेंट की संख्या जितनी रहेगी टेट्राड की संख्या भी उतनी ही रहेगी हमेशा। बाइवेलेंट और टेट्राड में डिफरेंस सही है, जब ये
आपस में आफ्टर क्रॉसिंग ओवर की स्थिति जब बन जाती है तो बाइवेलेंट को ही टेट्राड कहा जाता है। क्लियर? तो बाइवेलेंट और टेट्राड वर्ड को जरूर कर लीजिएगा, डैड नहीं भी करते हैं तो चलेगा, क्योंकि यह मियोसिस में काम देने वाला है। तो इस तरीके से आपने आज क्रोमोजोम के बारे में जाना, और इसके बारे में डिटेल हम लोग जो है मियोसिस और मिटोसिस और सेल साइकिल के बारे में डिटेल अगले क्लासेस में करेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी दें। और 11th JPSC प्रीलिम्स और मेंस के क्लासेस प्रगति पर हैं। जिनको इच्छा हो डायरेक्ट क्लास लेने का और लाभ उठाने का, वह 9661163344 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।